हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। हम लेके आ गए हैं बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ को लेके। अभी हमने इसमें ऐसा रखा है कि वीडियो के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे जो कि हमारी वेबसाइट पे पोस्ट होंगे, और उस वेबसाइट की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और यदि उस चीज़ का वीडियो हम नहीं बना पाए तो हम उस चीज़ के आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो प्लीज़ कोऑपरेट विथ अस एंड आप उस नोट से पढ़ लीजिएगा। वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जो पीडीएफ मैं आपको पढ़ा रही हूँ जिसमें से वही के वही नोट्स आपको अपलोडेड भी मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं भारत का संवैधानिक विकास। तो इसमें आपको प्रश्न कैसा मिल सकता है? तो इसमें आपको प्रश्न मिल सकता है कि भारत के संवैधानिक विकास की विवेचना कीजिए। तो अब आपको कैसे इसका उत्तर लिखना है जो आपके एग्जामिनर को बहुत इम्प्रेशन डालेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। और आपको ये जानना ही बहुत ज़रूरी है कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ था, क्या उसकी प्रोसेस रही थी, कौन कौन से चरणों में उसका विकास हुआ था। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हम सबसे पहले देखेंगे परिचय। और आप भी एग्जाम में सबसे पहले ऐसी हेडिंग डालना, परिचय, फिर हम उसके लिखेंगे सिनॉप्सिस और फिर हम लिखेंगे उसका निष्कर्ष। ठीक है। तो परिचय हम देखते हैं। तो भारत का संवैधानिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया रही है जिसने भारत के शासन और प्रशासन के स्वरूप को समय के साथ बदला है। मतलब समय के साथ साथ क्या है, चीज़ें बदलती जाती है। ठीक है। यह विकास कब से कब चालू होता है? तो 1773 से चालू होता है और कहाँ पे जाके ख़त्म होता है? 1950, जब हमको क्या होता है, स्वतंत्र भारत के संविधान के लागू होने तक लगातार चला था। ब्रिटिश काल के दौरान कई अधिनियम पारित किए गए थे, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम आया था। ये सारे मतलब क्या हुए थे, लगातार अधिनियम पारित किए गए थे किसके? ब्रिटिश काल के दौरान। जिनका उद्देश्य भारत में शासन व्यवस्था को व्यवस्थित करना था। मतलब उनका उद्देश्य क्या था कि भारत में एक शासन व्यवस्था लाए। अब वो आ तो गए थे पर उनको शासन करना था, उसके लिए शासन व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये अधिनियम भारतीयों की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि वे विदेशी सत्ता द्वारा लागू किए गए थे। इस अवधि में भारत के संवैधानिक अधिकारों और प्रशासनिक नियंत्रणों में कई बदलाव हुए थे, जिसने स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक संविधान की नींव पड़ी थी। इस लेख में हमें भारतीय संविधान विकास की प्रमुख घटनाओं और अधिनियमों का संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे। तो आइए हम डिटेल में जानते हैं कि इसको कैसे, मतलब कैसा संविधान का विकास हुआ था, क्या क्या कौन कौन से नियम यहाँ पे अधिनियम आए थे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सिनॉप्सिस। हमको पहले जानना होगा कि रूपरेखा क्या थी, कि क्या क्या हमें पढ़ना है, उसका हम सीक्वेंस देखते हैं। तो ब्रिटिश काल का प्रारंभिक संवैधानिक विकास। तो 1773 से 1857 तक की क्रांति में कौन कौन से अधिनियम आए थे, क्या क्या हुआ था, इसके बारे में हम जानेंगे। ब्रिटिश राज्य के अधीन संवैधानिक सुधार। तो यहाँ पे 1858 से 1909 तक का हम देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 वाला देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला जो सबसे महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र आंदोलन और संवैधानिक प्रयास क्या रहे थे। संविधान सभा और संविधान का क्या मतलब कैसे निर्माण हुआ था। निष्कर्ष। सॉरी दोस्तों, मुझे कभी बोलने में कोई गलती हो गई तो उसके लिए क्षमा है, प्लीज़ स्किप दिस पॉइंट। ठीक है। तो ब्रिटिश काल का प्रारंभिक संवैधानिक विकास। तो 1773 से 1857 तक हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट। आप सबको कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ा ही होगा रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में भी। तो 1773 से चालू होता है। यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित ऐसा पहला अधिनियम था। सबसे पहला अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, जिसका उद्देश्य भारत में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रण करना था। ठीक है। 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। अब वो आ तो गई है, तब उसको मतलब क्या करना था कि कैसे उसका शासन व्यवस्था को उसको स्थापित करना था। ठीक है। तो वह सबसे पहले क्या लेके आए थे, एक ब्रिटिश मतलब क्या कर रहे थे, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक ऐसा अधिनियम जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। वो क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे आई थी 1600 ईस्वी में, के कार्यों को नियंत्रण करना, कि कैसा उसका कार्य मतलब चलेगा, क्या उसकी प्रशासनिक केंद्रीकरण होगा, और उसके प्रशासनिक केंद्रीकरण शुरू करना था। ठीक है। तो मुख्य विशेषताएं हम देखते हैं। केंद्रीकरण की शुरुआत। ठीक है, केंद्रीकरण की शुरुआत होती है तो भारत में प्रशासनिक केंद्रीकरण की प्रक्रिया इसी अधिनियम से शुरू होती है। तो भारत में कभी केंद्रीकरण की शुरुआत किस अधिनियम से होती है, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट से होती है। गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती है। ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया था, और वारेन हेस्टिंग पहले से गवर्नर जनरल बने थे। बम्बई और मद्रास पर नियंत्रण हुआ था, जैसे कि बम्बई और मद्रास के
गवर्नर अब क्या होता है, बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाए थे। यहाँ पे इसको हटाते हैं। विधायी अधिकार देखते हैं तो गवर्नर जनरल को कानून और नियम बनाने का अधिकार था। तो क्या क्या अधिकार दिए गए थे गवर्नर जनरल को, तो वो क्या कर सकता था कि कानून बना सकता था, ठीक है, और नियम बना सकता था। अब इसके आगे देखते हैं कि कार्यकारी परिषद क्या था। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी। गवर्नर जनरल नियुक्त कर गए थे, फिर उसके उनकी सहायता के लिए क्या करा था, 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी। कंपनी के निर्देशक मंडल, तो इसमें कौन कौन कितने मेंबर्स थे हम ये देखेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन के लिए 4 निर्देशकों को एक बोर्ड तय किया गया था। 4 निर्देशकों का मतलब 4 को मिला के एक बोर्ड बनाया गया था, ठीक है। गवर्नर जनरल को इस बोर्ड के निर्देशन का पालन करना अनिवार्य था। जो गवर्नर जनरल थे वो इस बोर्ड के निर्देशों का पालन करते थे। कंपनी के राजस्व की रिपोर्ट भी निर्देशन मंडल को ही देनी होती थी, ठीक है। कंपनी के राजस्व की जो रिपोर्ट थी वो भी क्या करनी थी, निर्देशक मंडल को ही देनी होती थी। न्यायिक सुधार देखते हैं तो 1774 में कोलकाता, यानी अब कोलकाता हम जिसको बोलते हैं, में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, सन बहुत महत्वपूर्ण है, 1774। इसमें लिखा नहीं पा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 सहायक न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। मतलब एक मुख्य न्यायाधीश थे और क्या कहते हैं 3 सहायक, तो टोटल मिला के कितने हो गए थे, 4 हो गए थे न्यायाधीश। अब आगे देखते हैं तो आगे आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 का है। तो इसमें क्या होता है हम जानते हैं। तो कुछ मेन पॉइंट है, छोटे छोटे से ही पॉइंट है, आप इनको आसानी से पढ़ सकते हो और नोट कर सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र को अब भारत में ब्रिटिश कब्जा कहा गया था। क्या कहा गया था, ब्रिटिश कब्जा कहा गया था। कंपनी और क्राउन की संयुक्त सरकार की स्थापना की गई। अंतिम अधिकार ब्रिटिश सरकार के पास था। राजनीतिक मामलों के लिए 6 सदस्य वाला नियंत्रण बोर्ड, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर मतलब कंट्रोल कहते हैं, गठित हुआ था। क्या होता है, राजनीतिक मंडलों के लिए। वाणिज्यिक कार्य के लिए कंपनी का निर्देशक मंडल, यानी क्या होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना था। गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 3 कर दी गई थी। मतलब पहले 4 थी तो उसको घटाकर क्या कर दिया जाता, 3 कर दी गई थी। फिर ठीक है, फिर बम्बई और मद्रास में गवर्नर काउंसिल की स्थापना की गई थी। कहाँ पे, बम्बई और मद्रास में। फिर आता है 1813 का क्या होता है, चार्टर अधिनियम। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद यही आता है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करा था, व्यापारिक एक अधिकार कर लिया था, उसको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। कौन से एक्ट में, 1813 वाले अधिनियम में। केवल चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का ही एकाधिकार बना रहा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था कि जो चाय का जो व्यापार है वो मतलब जो चीन के साथ एक ही मतलब सिर्फ हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। केवल चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा था। भारत के साथ व्यापार अब सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खुल गया था, क्योंकि यहाँ पे एकाधिकार समाप्त हो गया था, जिसको हम मोनोपोली कहते हैं, वो समाप्त हो चुकी थी। फिर 1813 मतलब 33 का क्या होता है, चार्टर अधिनियम आता है। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया था। अब भी सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल बना था वॉरेन हेस्टिंग, जो कि अब भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया था, ठीक है। मतलब पहले की बात बोल रही हूँ कि जो पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग बना था, ठीक है, जो कि बाद में तीनों प्रेसिडेंसीज का बना दिया गया था, बॉम्बे और मद्रास, हाँ, दोनों का। तो अब यहाँ पे क्या किया गया था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया था। जस्ट लाइक मतलब हम अभी देखते हैं तो जैसे कि प्रेसिडेंट है हमारे भारत में, ठीक है, तो एक है उनके द्वारा ही सारी हमारी शासन व्यवस्था चलती है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले गवर्नर जनरल बने थे। यहाँ पे गवर्नर जनरल पहले कौन बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि पूरे भारत के बने थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारिक संस्था नहीं रही, केवल प्रशासनिक निकाय बन गई थी। पहले तो ये आए थे क्या, व्यापार के इरादे से, पर इन्होंने धीरे धीरे अपने क्या होता प्रशासनिक कार्यों में भी अपने पैर पसार लिए थे। गवर्नर जनरल को राजस्व, नागरिकों वह सैन्य नियंत्रण सौंपा गया था, ठीक है। यह अधिनियम केंद्रीकरण प्रक्रिया का अंतिम चरण था, ठीक है, जिसकी शुरुआत क्या होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इन्होंने चालू की गई थी। फिर क्या होता 1853
का चार्टर अधिनियम आया था। सिविल सेवा में भर्ती के लिए पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई थी। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको आ सकता है कि सिविल सेवा की भर्ती के लिए पहली बार प्रतियोगी परीक्षा कौन से अधिनियम में शुरू की गई थी। तो 1853 के अधिनियम में शुरू की गई थी। ठीक है। गवर्नर जनरल के कार्यकारी व विधायी कार्य को अलग किया गया था। यहाँ पे अलग अलग कार्य किए गए थे। ठीक है, मतलब पृथक्करण हो चुका था। विधान परिषद में 6 नए सदस्य शामिल किए गए थे। 4 को बंगाल और बम्बई, मद्रास और क्या होता है आगरा की प्रांतीय सरकारों में नामित किया था। गवर्नर जनरल की विधायी परिषद को अब केंद्रीय विधान परिषद कहा गया था। जो गवर्नर जनरल की एक विधायी परिषद बनाई गई थी, ठीक है, जिसमें 6 नए सदस्य क्या कहते हैं शामिल किए गए हैं, अब वो केंद्रीय विधान परिषद उसको कहा जाता है। अब यह परिषद एक मिनी संसद की तरह कार्य करने लगी और ब्रिटिश संसद की कार्यप्रणाली अपनाई गई थी। जो ब्रिटिश में क्या था कार्यप्रणाली अपनाई जो लागू थी वो यहाँ पे क्या कही थी अपनाई गई थी। ब्रिटिश राज्य के अधीन संवैधानिक सुधार जो कि हम 1858 से 1919 में हम तक का हम देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम आया था 1858, ये जस्ट आया था 1857 की क्रांति के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था यहाँ पे। ठीक है, जितने भी एक्ट थे जो कि 1858 में आए थे वो सारे भारत सरकार के नाम से अब आने लग गए थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हुई थी 1857 की क्रांति जिसमें बहुत हंगामा हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था जितने भी सारे अधिनियम थे वो भारत सरकार के नाम से आने लगे थे। तो पहला आया था 1858 में जो कि भारत सरकार अधिनियम के नाम से आया था, जिसको हम देखने वाले कि उसमें क्या ऐसी विशेषताएं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। यहाँ पे जो कंपनी आई थी उसका शासन समाप्त हो चुका था। ठीक है, और भी कहा था शासन का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया था। भारत सचिव और 15 सदस्यीय भारत परिषद बनाई गई थी। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया था और पहले वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग क्या बने थे? पहले वायसराय बने थे और यहाँ पे गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया था जिसको हम अब क्या क्या बोलेंगे? जो वायसराय कहेंगे। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम आया था 1861 का आया था। वायसराय की परिषद में भारतीयों को पहली बार क्या होता सदस्य बनाया गया था। जो एक वायसराय थे उनकी परिषद में क्या कहता भारतीयों को भी उनका हिस्सा बनाया गया था। प्रांतीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, प्रांतीय विधान परिषद बॉम्बे व मद्रास को फिर से विधायी शक्तियाँ दी गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम आया था 1892 का। विधान परिषद का आकार बढ़ाया गया था। जो विधान परिषद थी उसका आकार बढ़ाया गया था। बजट पर चर्चा और प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। किनको दी गई थी? भारतीयों को दी गई थी। अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हो गई थी। कौन से अधिनियम से हो गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से हो गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो कि मार्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव लागू हुआ था। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव किस अधिनियम में लागू हुआ था? 1909 के मार्लेमेंटो सुधार में लागू हुआ था। ठीक है, जिसे मार्लेमेंटो के नाम से भी हम जानते हैं। तो पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव लागू हुए थे। पृथक निर्वाचन प्रणाली जिसे सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत ने मुसलमानों को अलग मतदान सूची दी गई थी, जिसमें क्या क्या आता है सेपरेट कर दिया था कि मुसलमानों को अलग मतदान सूची दी जाएगी। वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय संसद ने सत्येंद्र नाथ सिन्हा है इनका नाम को शामिल किया गया था। सही हो तो वही होंगे सत्येंद्र नाथ सिन्हा, क्योंकि सत्येंद्र सिन्हा को शामिल किया गया था। ठीक है, पहली बार जो पहले ऐसे भारतीय सदस्य थे जो कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुए थे वो सत्येंद्र सिन्हा थे। केंद्रीय विधान परिषद का नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रखा गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे क्या होता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी हम जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 1919 जिसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जा सकता है। वो तो नाम से ही क्लियर हो रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है द्विसदनीय पहली बार लागू की गई थी।
प्रांतीय और केंद्रीय विषयों पर अलग अलग कर दिया गया था। प्रांतीय विषय विषयों में क्या होता है, द्वैत शासन की एक योजना शुरू की गई थी। इसे आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया था। हस्तांतरित सूची में क्या हुआ था, जैसे कि हस्तांतरित सूची थी उसमें क्या क्या शामिल था, तो कृषि व्यवस्था, शिक्षा और स्थानीय सरकार की देखरेख शामिल थी। हस्तांतरित सूची प्रांतीय परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सरकार को दी गई थी। आरक्षित सूची में संचार, आरक्षित सूची थी उसमें क्या था, तो उसमें संचार था, विदेशी मामले थे, रक्षा शामिल थे। यह हस्तांतरित सूची वायसराय के नियंत्रण में थी। मतलब यहाँ पे एक वायसराय है, उनके नियंत्रण में दो सूचियाँ थी। कौन कौन सी दो सूचियाँ थी, तो पहली आती है हमारी हस्तांतरित और दूसरी आती है आरक्षित सूची। उसमें क्या क्या विषय थे, तो उन विषयों को यहाँ पे विस्तार से लिखा गया है। वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 भारतीय थे। अब वायसराय की छः मेंबर ऑफ क्या होता है उसके परिषद थे, मेंबर थे, तो उसमें से जो छः थे वो विदेशी थे, मतलब ब्रिटिशर्स थे, और जो तीन थे वो ब्रिटिशर्स थे और जो 3 थे वो भारतीय थे। इस अधिनियम में पहली अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे भारतीयों की एंट्री हो रही है। ठीक है। इस अधिनियम में पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब यही कहा जा सकता है कि इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधि इकाइयाँ यानी एक एंग्लो इंडियन सिखों तक बढ़ाया गया था। मताधिकार सीमित जनसंख्या को दिया गया था, जो उन लोगों पर आधारित था जिनकी कर योग्य आय थी, मतलब जिनकी कर मतलब एक टैक्स योग्य आय थी, संपत्ति थी, जो क्या होता है 3,000 रुपये का भू राजस्व देते थे। मतलब वो ऐसे लोग थे जो क्या कर सकते थे, जो टैक्स देते थे। मतलब ऐसे लोगों को शामिल किया गया था जो टैक्स देते थे। ठीक है। और या फिर क्या कर सकते थे कि वो संपत्ति में से अपना 3,000 रुपये भू राजस्व देते थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में सरकार के कामकाज की जांच के लिए 10 वर्ष के अंत में एक वैधानिक आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया था। किसके अंत में? फिर क्या होता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 अब तक का सबसे विस्तृत कानून इसे कहा जाता है। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। द्वैत शासन यहाँ पे क्या हुआ, समाप्त हो गया था। फिर क्या होता है, शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया, संघीय, प्रांतीय और क्या होता है समवर्ती सूची। ठीक है, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची। केंद्र में द्वैत शासन का प्रस्ताव पर लागू नहीं हुआ था। मतलब केंद्र में क्या होता है, द्वैत शासन का प्रस्ताव तो दिया गया था पर वो लागू नहीं किया गया था। आरबीआई और संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था यहाँ पे। अखिल भारतीय संघ बनाने की योजना ने राज्य प्लस रियासतें इनमें मिली हुई थी। फिर क्या होता है, क्रिप्स मिशन आया था जो कि 1942 का था। 1942 में क्या होता है, ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा था। मतलब स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्या कहा था, ब्रिटिश सरकार ने 1942 में क्या होता है एक मतलब मिशन को भारत भेजा था, जिसे हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। इस मिशन के मुख्य जो प्रस्ताव थे वो निम्नलिखित थे। इसमें क्या प्रस्ताव रखे गए थे हम देखते हैं। तो क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा यानी डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, जिससे भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में एक स्वतंत्र देश बन सकेगा। तो यहाँ पे हमें ये मिशन भेजा गया था ताकि हम क्या कर सकते हैं, भारत को डोमिनियन स्टेट बनाए। इस मतलब युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय संविधान बनाने के लिए एक निर्वाचन निकाय की स्थापना की जाएगी। भारत की देशी जो रियासतें यानी जो इंडियन स्टेट्स थे को भी इस संविधान सभा में भाग लेने का अधिकार है। हालांकि भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों और वर्गों ने क्रिप्स मिशन के इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे भारतीय स्वतंत्रता की आकांक्षा को पूरी तरह नहीं दर्शाते थे। मतलब हम पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं थे, तो इसलिए ये नहीं हो पाया। फिर आता है हमारा कैबिनेट मिशन, जो कि आता है 1946 में। कैबिनेट मिशन, ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक समाधान के लिए एक क्या होता है कैबिनेट मिशन भेजा था। यह मिशन 3 ब्रिटिश मंत्रियों के द्वारा लाया गया था। मतलब ब्रिटिश से भारत भेजा गया था, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस,
और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और क्या होता है A.V. अलेक्जेंडर द्वारा भेजा गया था। मतलब यहाँ पे 3 मंत्री भेजे गए थे ब्रिटिश के। इस कैबिनेट मिशन योजना के मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार थे। इसमें क्या क्या प्रस्ताव रखे गए थे? भारत के ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ यानी इंडियन यूनियन का निर्माण किया है। इस संघ के लिए मतलब एक क्या हुआ था, 389 सदस्यों वाली ये संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की जाएगी, जो कि भारत का संविधान बनाएगी। भारत के संविधान बनाने के लिए एक 389 मेंबर्स ऑफ क्या कहती है एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्थापना की गई थी। इस मतलब भारत की मुख्य राजनीतिक पार्टियों के 14 सदस्य मिलकर एक अंतरिम सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगी, जो संविधान बनाने तक भारत का संचालन करेगी। अब आता है इसके आगे का है, संविधान सभा को एक प्रतिनिधि निकाय यानी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के रूप में काम करना होगा, जो भारत के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों को प्रस्तावित रखेगी। जब तक नया संविधान नहीं बनता तब तक संविधान सभा यानी डोमिनियन विधानमंडल लेजिस्लेचर की तरह कार्य करेगी और भारत का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार ही चलेगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि भारत सरकार जो अधिनियम है 1935 वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उम्मीदवार कैबिनेट मिशन 1946 की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए स्रोतों का अध्ययन कर सकते हैं। ये तो ऐसे ही लिखा गया है, इसको ऐसे पढ़ना नहीं है, ठीक है। माउंटबेटन योजना आई थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था। ब्रिटिश सरकार का विभाजन 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ ही हुआ था। पाकिस्तान की आज़ादी कब हुई थी? तो 14 अगस्त को हुई थी और 15 अगस्त को भारत की आज़ादी हुई थी। संविधान सभा का पूर्ण विधायी अधिकार प्रदान किया गया था। दोनों प्रांतों और राज्यों में सरकार की स्थापना की गई थी। प्रमुख समय रेखा है यहाँ पे स्वतंत्र भारत का संविधान देखने वाले हैं। तो इसमें क्या हुआ था, तो सबसे पहले संविधान सभा की जो बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 14 अगस्त 1947 को संविधान बनाने के लिए समितियों का गठन का प्रस्ताव आया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति से ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना हुई और संविधान लेखन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। फिर आता है फरवरी 1948, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान मसौदा तैयार करने के लिए चुना गया था। फिर आते हैं जो कि ये स्थायी अध्यक्ष भी थे, ठीक है। फिर आता है 26 नवंबर 1949 संविधान को संविधान सभा द्वारा अधिकारित रूप से अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ और भारत को एक गणराज्य बनाया गया, उसी दिन संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया और 1952 तक भारत की अंतिम संसद बनी रही। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित है, ठीक है, और लिखित संविधान है जिसमें क्या होता है 395 अनुच्छेद 12 अनुसूची यहाँ पे कुछ लिखने में मिस्टेक होगी, नहीं 12 अनुसूचियाँ शामिल है, मुझे दिख नहीं रहा था, सॉरी। निष्कर्ष लिखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है एक परिचय और एक होता है निष्कर्ष, जो कि दोनों ही लिखना सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, महत्वपूर्ण रहता है। तो भारतीय संविधान की नींव ब्रिटिश शासनकाल में रखी गई थी, ब्रिटिश शासनकाल से चालू हुई थी, जब नई अधिनियमों के माध्यम से प्रशासनिक ढांचे विकसित किया गया था। हालांकि ये सुधार भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके थे। स्वतंत्र संग्राम ने संवैधानिक निर्माण की दशा में निर्णायक भूमिका निभाई थी। संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए भारतीय संविधान स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल्य पर आधारित है। यह भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र बनाता है। भारतीय संविधान न केवल स्वतंत्रता की परिणति है, बल्कि यह राष्ट्र की एकता और विविधता का संवैधानिक प्रतिबंध भी है। तो आप इन नोट्स को आप अपने हैंडबुक में लिख सकते हो और इन्हें अच्छे तरीके से
अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि आपके बीए में बहुत महत्वपूर्ण होती है। और यही आपको नोट्स हम हमारी वेबसाइट पे भी अपलोड कर देंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। और क्षमा चाहती हूँ कि जो जो वीडियोस नहीं बन पाएगी, पर उसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड ज़रूर कर दूँगी। हम इसके लिए शॉर्ट्स भी लेके आएंगे, जो आपको हेल्पफुल रहे जानने में कि आप कहाँ से नोट्स ले सकते हो और पढ़ सकते हो। वो भी आपको फ्री में मिलेंगे, कोई इसका कॉस्ट नहीं रहेगा, हम उसके लिए कोई चार्जेस नहीं करेंगे, आप फ्री में ले सकते हो। ठीक है, और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, और कोई भी हालत हो बस आप पढ़ाई को मत छोड़िएगा, और अच्छे से पढ़िएगा, और अच्छे से अपने मार्क्स लाइएगा, और अच्छे से अपना फ्यूचर बनाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एट टिल एंड। थैंक यू।